सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोच आईएएस। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदी एनालिसिस 27 जून के लिए। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोट से। अपनी कमज़ोरियों से अपनी ताकत बनाओ, फिर आईएएस का सपना आंखों में सजाओ। तो आज की लर्निंग ये है कि जो भी अपनी कमज़ोरियां हैं अपन उस पर ऐसा वर्क करें कि वो अपनी कमज़ोरियां ना रहें। राइट। अपनी सोचते हैं कि अपनी कमज़ोरियां ओवरकम नहीं की जा सकती, लेकिन अगर अपन उस पर राइटली वर्क करें तो वो बिल्कुल कंप्लीट की जा सकती है और क्रैक की जा सकती है। तो चलिए अपन चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। लेकिन फर्स्ट टॉपिक आपका कहता है थैंक यू एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। तो ये मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ। देखिए, आज माना जाता है कि सेलिब्रेटिंग एमएसएमई डे। एमएसएमई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इस साल तो एमएसएमई का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर अपन इसका इंट्रोडक्शन देखें अपन कैसे लिख सकते हैं, तो वर्ल्ड वाइड एमएसएमई हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि एमएसएमई को कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए। They constitute over 90% of the total enterprises in most economies and are created with generating the highest employment growth rate। देखिए 90% मतलब कि जो भी 100% enterprises अपने इंडिया में उसमें 90% क्या है, एमएसएमई है। With low investment requirements, operational flexibility and the capacity to develop appropriate indigenous technology, MSME have the power to propel India to the new heights। तो अपन सब जानते हैं कि इनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, काफ़ी कैपेसिटी है डेवलप करने की। अगर अपन इनको प्रॉपर्ली डेवलप कर पाए तो अपन इंडिया को आराम से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आराम से लेके जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोला, इससे लिंक किया मैंने आपको इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप ये कीवर्ड्स को अपने मीन्स के आंसर्स में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। हेंस इट सीम्स लाइक देयर इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन हैपनिंग इन इंडिया पावर्ड बाय एमएसएमई। देखिए, साइलेंट रेवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई की, अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंटर कहता है एम्प्लॉयमेंट। It is the second largest employment generating sector after agriculture. It provides employment to around 120 million persons in India। तो कोई भी चीज़ अगर आप जैसे फूड प्रोसेसिंग लिखने गए तो फूड प्रोसेसिंग में भी आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि हाँ भाई कितने जनों को एम्प्लॉयमेंट देता है, राइट। तो यहाँ एमएसएमई में भी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को दे सकता है या इसका गोल क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अपन देखते हैं कि अपनी जीडीपी को कंट्रीब्यूट कितना करता है। With around 36.1 billion units throughout the geographical expanse of the country, MSME contribute around 6.11% of the manufacturing GDP and 24.63 of the GDP from the service activities। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि 36 मिलियन यूनिट्स जोग्राफिकल एक्सपेंस में हैं और 6.11 मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में काउंट की जाती है। 24% अपनी जीडीपी किससे आती है, एमएसएमई से आती है। MSME ministry has set a target to increase its GDP contribution to 50% by 2025 as India becomes a 5 trillion economy। तो MSME मिनिस्ट्री क्या है, अपना एक टारगेट सेट कर रही है कैसे, जीडीपी कंट्रीब्यूशन का उसको 50% तक पहुंचना है। आज कितना है, 25%। देखिए, जो मैंने आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोला था वही आ गया। एक्सपोर्ट्स कितना कर सकती है, अराउंड 45% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आप सोचिए अपन 100 एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसमें 45% तो एमएसएमई कर देती है। चलिए और देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। एमएसएमई प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज स्पेशली टू बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए, एक अच्छा पॉइंट मिल गया ना आपको लिखने के लिए, जहाँ पे आपने रूरल एरियाज को भी कवर कर लिया, वीकर सेक्शन को भी कवर कर लिया और ग्रोथ को भी कवर कर लिया। तो सोचिए ये एक होलिस्टिक अप्रोच हो गई। एग्जाम्पल लें कैसे हो सकती है। KVIC रिक्वायर्स लो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉय मैनी वुमेन इन रूरल एरियाज। तो देखिए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ का। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो सकता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रिटेल बिजनेसेस इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू यूज़ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो देखिए, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ क्या होती है, Tier 1 सिटीज़ वो होती है जो मेट्रो सिटीज़ में काउंट होती है, लेकिन Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ वो हो जाती हैं जो धीरे धीरे जिसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कम है या इतनी कनेक्टिविटी नहीं पाई जाती। ऐसे काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं जिसपे अपन इन सिटीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर अपन ये देखें कि अगर वहाँ पे भी बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लोगों को इजीली मिलने लग जाएंगे, राइट, वहाँ पे बिजनेसेस इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएंगी, तो लोग अर्बनाइजेशन भी
धीरे से अपना इतना हार्मफुल नहीं होगा। आज अपन देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन भी अपने लिए धीरे धीरे हार्मफुल बनता जा रहा है। क्यों? यहाँ पे सारे लोग यहीं पे आते जा रहे हैं रूरल एरियाज से। अगर रूरल एरियाज से माइग्रेशन कम होगा तो दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए अपन को फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखना चाहिए। प्रमोट इनोवेशन, इट अलाउस बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, बूस्टिंग बिजनेस कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल ग्रोथ। Thus, Indian MSME sector is the backbone of national economic structure and acts as a bulwark for Indian economy, providing resilience to ward off global economic shocks and adversities. देखिए क्या लिखना है आपको, बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज अ बुलवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग रेजिलियंस टू वार्ड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स एंड एडवर्सिटीज। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे। चलिए तो अपन और जानते हैं एमएसएमई के बारे में, क्या इस साल पूछा गया उसको अपन कैसे आंसर आउट कर सकते थे। द एमएसएमई अमेंडमेंट बिल 2018 proposes to reclassify all MSME whether they are manufacturing or service providing enterprises on the basis of annual turnover। तो अब एमएसएमई को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि वो एमएसएमई है, उनका एनुअल टर्नओवर देखा जाएगा कि उनका एनुअल टर्नओवर कितना है। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड फर्दर रेफर्ड टू एज अ स्टैंडिंग कमिटी विच टेबल्ड इट्स रिपोर्ट ऑन 28 दिसंबर 2018। ठीक है, आज अपन देखते हैं इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है। रिक्लासिफिकेशन मतलब जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे कि अगर 2006 के एक्ट में कुछ कहा जाता था, 2018 के बिल में कुछ कहा गया, तो इसका क्लासिफिकेशन का प्रपोजल क्या है। द न्यू क्लासिफिकेशन वुड एलिमिनेट द नीड फॉर फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन विच वॉज अर्लियर रिक्वायर्ड टू चेक द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो जो एक नया क्लासिफिकेशन हुआ है उससे क्या होगा, जो फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन होते रहते थे वो धीरे धीरे कम होंगे। जैसे कि किसी का 2 करोड़ है तो उसको बार बार इंस्पेक्शन करना पड़ता था, लेकिन वही अगर 10 करोड़ हो जाए तो बार बार इंस्पेक्शन नहीं होगा ना, अब 10 करोड़ में एक टाइम हो जाएगा। इट वुड बी ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। तो अपन देखते हैं कि 2006 के एक्ट में क्या था, 2018 के एक्ट में क्या है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अलग अलग था, लेकिन अब दोनों का एक कर दिया कि भाई एनुअल टर्नओवर इतना होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 25 लाख था, 10 लाख था, लेकिन अब क्या कर दिया 5 करोड़ होगा तो आपका माइक्रो आएगा। 25 लाख टू 5 करोड़ था, 10 लाख टू 2 करोड़ था, आपका अब क्या बोल दिया 5 टू 75 करोड़ होगा तो आपका स्मॉल बनेगा। मीडियम क्या है 5 टू 10 करोड़, 2 टू 5 करोड़। 75 टू 250 करोड़ होगा तो आपको मीडियम बता दिया जाएगा। तो आपको एक क्लासिफिकेशन ध्यान होना चाहिए, इस साल के प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं अपन कि अपने पास क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एमएसएमई से रिलेटेड। तो उद्यम मित्रा पोर्टल launched by SIDBI to improve accessibility of credit and hand holding services to MSME। आपको ये पोर्टल्स वगैरह थोड़े ध्यान होने चाहिए, इससे आप डायरेक्टली ई गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप इजीली कर पाते हैं, या कोई भी आप पोर्टल्स स्कीम्स और ये सब को अपने आंसर्स में लिखते हैं तो बहुत इजी हो जाते हैं। MSME संबंध टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME बाय सेंटर पब्लिक इंटरप्राइजेस। एस MSME समाधान, MSME delayed payment portal will empower MSME across the country to directly register their cases relating to delayed payments by central ministry department, CPSE, state governments। देखिए MSME समाधान ने कितना कर दिया है। अपन ये देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट के पेमेंट आने में बहुत देर हो जाती है, लेकिन अगर अपन इस ऐप पे रजिस्टर करते हैं तो अपन डायरेक्टली केस रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि पेमेंट जल्दी रिलीज होने के चांसेस रह जाते हैं। डिजिटल MSME स्कीम, इट इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ cloud computing where MSME use the internet to access common as well as tailor-made infrastructure। देखिए tailor-made infrastructure, tailor-made infrastructure मतलब क्या होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खुद रेडी होता है, लेकिन बस आपको उसके अपने अकॉर्डिंग उसको सेटअप करना होता है। तो अगर अपन इसका वे फॉरवर्ड देखें तो अपन इसका वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिखेंगे। टुडे इंटरप्राइजेस नीड टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू गो फॉरवर्ड विथ ऑफरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो आज की जो इंटरप्राइजेस है उनको क्या करना है, ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू इफेक्टिवली यूज द ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सो फोकस किस पे होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर सकें या स्किल कैसे डेवलप कर सकें लोगों की। अपन देख रहे हैं कि आज जॉब्स तो कभी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी का कुछ दिन पहले आया था कि 30% जॉब्स अभी भी खाली है। तो आज अपन देख रहे हैं कि अपने यहाँ, लेकिन वहाँ रीज़न ये दिया गया था कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है इसलिए एम्प्लॉयड नहीं है, तो अपन को अपने स्किल्स पे काम करना है। देयर इज अर्जेंट नीड टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, पावर सप्लाई, रोल रेट फॉर एनी इंटरप्राइज टू रन इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली।
तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि अपन कैसे इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर डिजिटल इंडिया। बहुत दिनों बाद अपने पास नए नए आर्टिकल आ रहे हैं, तो उनको अपन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि अपन अपने मेंस के आंसर इजीली लिख पाएँ। तो डिजिटल इंडिया के बारे में आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमएसएमई से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ कमेंट्स आए थे कल कि सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, तो मैं बिल्कुल, और कमेंट्स आ जाएं तो मैं बिल्कुल ज़रूर स्टार्ट करूँगा। तो अपन देखते हैं डिजिटल इंडिया। इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिससे क्या हो रहा है कि हाँ, अपन कैसे चीज़ों को देखने का तरीका बदल सकते हैं। जैसे अपन पहले ये देखते थे कि डिजिटली अपन काफ़ी पीछे थे, लेकिन अब अपन क्या हो रहा है, कोरोना के बाद डिजिटली काफ़ी आगे बढ़े हैं। लाइक जैसे अगर अपन जियो के बाद भी देखें तो जियो के बाद भी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन चली गई, जिससे कि इंटरनेट भी काफ़ी लो प्राइस पे अपने को मिलने लगा। इट weaves together a large number of ideas and thoughts into a single comprehensive vision so that each of them is seen as a part of larger goal। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया सिर्फ डिजिटल नहीं है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आप जो भी सेक्टर में देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं। आप इसको रिलेट कहाँ करेंगे, GS3 साइंस एंड टेक, राइट, ध्यान रखें। मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप कहाँ रिलेट करें। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको उस टॉपिक का मतलब नहीं पता है, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल इंडिया लॉन्च किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका ध्यान होना चाहिए। तो अपन अब देखते हैं विजन क्या है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन्स, तो ये आपका पॉइंटर हो गया क्या, मीन्स के लिए। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक डिजिटल इंडिया कैसे प्रमोट की जा सकती है उसके लिए सारा का सारा एक बेस क्रिएट करती हैं। तो अपन कुछ पिलर्स देखते हैं जो डिजिटल इंडिया के अपने लिए होने चाहिए। जैसे ब्रॉडबैंड हाईवेज, अगर अपन हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अपन कई बार देखते हैं कि अपने जो इंटरनेट की स्पीड्स होती हैं वगैरह कुछ होती हैं, नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अपन कैसे हाईवेज पे भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू सैटेलाइट्स और समथिंग, वो अपने को ध्यान होना चाहिए। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, तो पब्लिक कैसे थ्रू आउट द टेरिटरी कैसे इंटरनेट एक्सेस कर सकती है वो अपने को देखना है। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, तो अपन कैसे इंफॉर्मेशन सबको दे पाएँ, मतलब डिसेबल को भी दे पाएँ या कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो या किसी को भी दे पाएँ। मतलब एक इंफॉर्मेशन को लेके कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ अपन इस चीज़ को पर्सन को नहीं दे सकते। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, IT फॉर जॉब्स, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग थ्रू नेट ज़ीरो इंपोर्ट्स। तो ये सारे के सारे पिलर्स आपको ध्यान होने चाहिए जब भी आप डिजिटल इंडिया के बारे में लिख रहे हो। तो अगर अपन कुछ इनिशिएटिव्स देखें कि डिजिटल इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको हब एंड स्पोक मॉडल में भी लिख सकते हैं। आपने एक हब बनाया, उसके स्पोक्स निकाल दिए, इसमें भी आप ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अब आपको आप बोलेंगे सर याद कैसे करें, तो आप इसके एक्रोनिम बनाइए, जैसे कि ई फॉर ई गवर्नेंस, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ई फॉर अर्ली हार्वेस्ट, तो ई क्रांति, E4 हो गया। जैसे ही आपको E4 के बारे में बोलो पूछा जाए कि E4 क्या होता है, तो आप बता देंगे सर ई माने ये होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं डिजिटल इंडिया के अंदर। माई गवर्नमेंट establishes a link between a government and a citizens towards meeting the goal of good governance। तो ये कैसे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में गुड गवर्नेंस पाने के लिए काम कर सकती है। इट encourages citizens as well as people abroad to participate in various activities, do, discuss, poll, talk, blog, etc। तो ये कैसे लोगों को पार्टिसिपेट करने में मदद कर सकती है, जैसे कि आपको डिस्कस करना है, पोल्स करने, टॉक करनी है या ब्लॉग करना है, ठीक है। डिजी लॉकर क्या होता है, इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू इनेबल सिटीजन्स टू सिक्योरली स्टोर एंड शेयर द डॉक्यूमेंट्स विद सर्विस प्रोवाइडर्स हु कैन डायरेक्टली एक्सेस देम इलेक्ट्रॉनिकली। तो डिजी लॉकर क्या होता है ये अपन देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी कहीं पे भी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। लेकिन अपन सब जानते हैं कि अपन कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हैं तो अपन को हाफ एन आवर लग जाता है, वो वेबसाइट डिले हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर एक जगह आप पहले से स्टोर करके रख दें, राइट, और वहाँ से अगर बार बार आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो आप वहाँ को परमिशन दे दीजिए,
तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप सब चले गए, तो आपको जो आधे घंटे में काम होने वाला था वो आपका 2 मिनट में काम हो गया, राइट। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया आपको कैसे हर फील्ड में आपको मदद कर सकता है। जब तक आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप चीज़ों को आंसर आउट नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ ये नहीं है कि डिजिटल इंडिया ये GS3 में ही पूछेंगे, ये GS2 में ही पूछ सकते हैं। डिजिटल इंडिया का DBT से क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। DBT तो वैसे अपने GS3 में आता है, लेकिन GS2 में भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट वनरेबल सेक्शंस के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, या सोसाइटी में कैसे इफेक्ट कर रहा है डिजिटल इंडिया। तो सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए। अगर आप इंटरलिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको आंसर आउट करने में प्रॉब्लम आएगी मीन्स में। तो आपको इनिशिएटिव्स ध्यान होने चाहिए, माई गवर्नमेंट, डिजी लॉकर की क्या क्या पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। अगर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान है ना, तो फिर आपका हिंदू पढ़ना सक्सेसफुल है। तो अपन अब देखते हैं कि डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस को कैसे कर सकती है, डीबीटी में क्या रिलेशन होता है, डीबीटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल्स। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस वो होता है कि जहाँ पे आप गवर्नमेंट की सर्विसेज लोगों को इजीली प्रोवाइड कर पाए थ्रू आईसीटी डिवाइसेस। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान होना चाहिए। आप अपने अपने लेवल पे भी इसको लिख सकते हैं इजीली, लेकिन अगर आप कोई स्टैब्लिश पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सामने वाले के लिए लुक्रेटिव रहता है। जैसे कि यूएनडीपी या वर्ल्ड बैंक ने कोई डेफिनेशन दी है ई गवर्नेंस से रिलेटेड, तो आप उसको जरूर मेंशन कर सकते हैं। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड कवर्स द यूज ऑफ आईटी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रीचिंग द गवर्नमेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ये बस आपको इंटरलिंक करने के लिए है कि हाँ भाई, इंटरलिंक करके आप अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए एक बेटर फ्लो बन जाता है। अब आईसीटी इनेबल कनेक्टेड गवर्नेंस कंट्रीब्यूट्स टू, इंटरनली कैसे कंट्रीब्यूट करता है, एक्सटर्नली कंट्रीब्यूट कैसे करता है। जैसे कि देखिए, डुप्लीकेशन कम हो सकता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स कम हो सकते हैं। जैसे आज अपन देखते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में काफ़ी चीज़ दी जाए, मतलब डिसीजन मेकिंग सब उनके हाथ में दे दी जाए, तो वो काफ़ी डिले कर सकती हैं। लेकिन वही अगर अपन ई गवर्नेंस हो जाए, मतलब जैसे कि आज क्या होता है, आज ब्राइब भी मांग ली जाती है अगर सामने जाके पर्सन परमिशन मांगता है तो। लेकिन वही अगर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स ऑनलाइन ई गवर्नेंस के थ्रू होने लग जाएंगे तो आप सामने वाले पर्सन से मिल ही नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ एक फाइल आई है उसको साइन करके बेचना है। ग्रेटर एफिशिएंसी, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एजेंसीज के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो पाएगी। तो अपन सच जानते हैं कि कई बार काफ़ी अटैक्स हो जाते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन एक जिस ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मिली लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाई जिसके पास होनी चाहिए थी। तो अगर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ईजी हो पाएगा तो आईसीटी और इजीली वर्क हो पाएगी, जैसे गवर्नेंस ईजी हो पाएगी। तो ये सब किससे हो पाएगा? लेकिन डिजिटल इंडिया, मतलब अपन डिजिटली कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। सर्विस डिलीवरी फास्ट होगी। तो अपन देखते थे पहले, एक अगर आपको आधार कार्ड बनाने जाना है तो उसमें आपको 30 दिन लग जाते थे, आज कितने 5 या 10 डेज में आपके लग जाते हैं, हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। सर्विस डिलीवरी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा, सिटीजन एम्पावरमेंट। अब देखिए, एम्पावरमेंट ऐसा एक वर्ड है, वुमेन एम्पावरमेंट, फार्मर एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट, ठीक है, सीनियर सिटीजन एम्पावरमेंट। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप अपने मेंस के आंसर्स में इजीली लग सकते हैं। किसी के वर्ड के भी आगे आप एम्पावरमेंट लगा दीजिए, इजीली यूज़ कर पाएंगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो आप मैं आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि डीबीटी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। कंपोनेंट्स आप देख लीजिएगा डीबीटी भी कि आरबीआई, एनपीसीआई, ये सब कैसे कैसे वर्क करते हैं। अगर अपन डिजिटल इंडिया प्रमोट करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर वर्क कर पाएंगी। अपन देखते हैं डीबीटी को विजन क्यों किया गया था, क्योंकि सिंपल एंड फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉड्स टू फंड्स टू द बेनिफिशरीज एंड टू रिड्यूस द फ्रॉड इन द डिलीवरी सिस्टम। तो अपन देखते हैं कि कई बार डीबीटी में क्या होता है, डीबीटी में गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफ़र करती है पुअर सिटीजन्स को, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो बीच में इंटरमीडिएट्स हो रहे थे वो सारे का सारा पैसा लेके चले जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, डीबीटी में डायरेक्टली गवर्नमेंट लोगों को पेमेंट करने लग गई है, मतलब उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में। सेंटर प्लान स्कीम मॉनिटरिंग स्कीम, द अर्लियर पर्सन ऑफ पीएमएस ऑफ द कैग वॉज चूजन एज द कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर रूटिंग द डीबीटी। तो मतलब ये आएगा नहीं, पूछेंगे नहीं आपसे, बस आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए, कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं डीबीटी के बारे में, इसको ध्यान रखें। अब इश्यूज़ बताने हैं तो आप इश्यूज़ में ये बताइए कि इकोनॉमिक में कॉस्ट कम हो जाएगी या कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, रीयूजेबिलिटी है या नहीं है, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ले जा सकते हैं क्या आप। सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी है, यूजेबिलिटी है,
लोकल लैंग्वेज, अपन देखते हैं कि आज अपने हर जगह पे लोकल लैंग्वेज बदलती है, तो अपन उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ ई गवर्नेंस, तो आज अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट चलो ई गवर्नेंस कर दी, लेकिन लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो फिर वो एक हार्म भी क्रिएट कर सकती है। इंटर ऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अपना मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपने बता दिए कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो क्या हुआ, आपने सारे डायमेंशंस भी कवर कर लिए और सामने वाले को ही पता लग गया कि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है। अब आप देखते हैं कि जैम ट्रिनिटी क्या होती है। ठीक है, जैम ट्रिनिटी कैसे डिजिटल इंडिया के थ्रू प्रमोट हो रही है। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है, अगर अपन कम जन आधार, आधार, सबको, बैंक अकाउंट को सबको एक जगह कंबाइन कर दें, तो अपन जब अपन डीबीटी की बात कर रहे थे तो अपन इजीली उनको ट्रांसफ़र कर पाएंगे और राइट अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। बीच में जो इंटरमीडिएटरीज पैसा ले जाते थे वो नहीं हो पाएगा। इट एलिमिनेट्स लीकेज इन द ट्रांसफर ऑफ बैंक्स, इनेबलिंग द पुअर टू हैव बैंक अकाउंट्स आर वर्दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जैम। तो जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स, नेचर वगैरह या चैलेंजेस, बेनिफिट्स ध्यान है ना, तो आप उसको मीन्स का आंसर रोकने लिखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। Aadhaar being the pivot area allows the government to ensure the benefits with the enable to make payments through ordinary mobile phones। तो आधार का बहुत बेस्ट यूज़ किया जा सकता है। जैम ensures seamless transfer of welfare payments and facilitates the making payments in real time। तो मतलब आप देखिए पेमेंट भी वो इजीली कर पाएंगे। इट इज़ बिलीव दैट द जैम रेवोल्यूशन कैन लिंक ऑल इंडियंस इनटू वन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड डिजिटल स्पेस। ये आपको वापस मिल गया आपका मीन्स का आंसर लिखने के लिए, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज के लिए अपने ऐसे ही एडिटोरियल्स थे, लेकिन आज बहुत अच्छे एडिटोरियल्स थे, इनसे आप अपने मेंस का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ, लेकिन उससे पहले आप सबका अटेंशन, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी आपके कमेंट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, अपन उस पर ज़रूर बात करेंगे।